वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो घर्षण के बारे में हम लोगों ने जाना, टाइप ऑफ घर्षण जाना था और घर्षण के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोगों ने जाना। घर्षण क्या होता है, किस तरीके से एक्ट करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया है। अभी जो हम लोग को काम करना है वो देखना है कि घर्षण के जो तीसरा पार्ट था, जो घर्षण तीन तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, फिर एक हमारे पास होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण, और तीसरा होता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक या काइनेटिक के दो पार्ट होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा हमारे पास होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लुढ़कन घर्षण। और हमारे पास ये रोलिंग घर्षण भी उसको हिंदी में भी कह देते हैं। और स्लाइडिंग का मतलब जो फिसलने वाला होता है, फिसलने की वजह से रिलेटिव मोशन, जो लीनियर मोशन में हमारे पास फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अभी हम लोगों ने केवल लिमिटिंग फ्रिक्शन तक किया था और लिमिटिंग फ्रिक्शन पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस भी किए थे, अगर आप लोगों ने देखा हो, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रिक्शन में किस तरीके से हम लोग गतिक घर्षण को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि घर्षण का मतलब क्या है हमारे पास, कि घर्षण जो था हमारे पास, मान लिया जाए कहीं पर भी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, किसी कांटेक्ट के सरफेस में, किसी कांटेक्ट सरफेस में, हम लोग अभी इनिशियली रेस्ट की बात करते हैं, इसके ऊपर पी फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक इनके संपर्क सतह पर जो हमारे पास होगा घर्षण बल उत्पन्न होगा, और वो घर्षण बल हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा। उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि पी का बल हम लोग जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ये भी मोशन नहीं करेगा, मोशन करने की कोशिश कर रहा है, पी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। एक ऐसी वैल्यू हमारे पास आएगी पी के लिए, एक ऐसा मान हमारे पास प्राप्त होगा जिस पर हमारे पास ये बॉडी जो होगा उस बल के कारण ये बॉडी जस्ट मोशन करने की अवस्था में होगी, मोशन अभी हो नहीं रहा है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ से डिनोट करते हैं, और एफ जो होता है उसका वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होता है फॉर गिवन मटेरियल एंड गिवन लोड कंडीशन। और एफ एल इज टू हम लोगों ने देखा था म्यू एस इंटू एन, ये है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का है। तो हम लोग कहते थे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तथा नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब देखिए, आप लोग कभी कभी ये देखेंगे कि हम लोग जब बहुत सारा जब पार्ट पढ़ते हैं, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोगों को इंडिकेटर डायग्राम बनाना होता है। तो हमारे पास पिस्टन को सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो का मोशन करना है, तो सिलेंडर के अंदर स्लाइडिंग मोशन होता है, वहां पर भी हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो मिनिमम हमारे पास वहां पर ऐसा फोर्स दिया जाए कि कितना हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, फोर्स उस पर लग रहा है लेकिन अभी पिस्टन मोशन नहीं कर पा रहा है, यानी हमारे पास कोई पावर अचीव नहीं हो रहा है, वो जो कंडीशन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। क्या होती है भाई, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉडी को मोशन कराने का कोशिश हो रहा है, लेकिन बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, अभी उतना पर्याप्त बल उसके पास नहीं आ पाया जिसको फ्रिक्शन से ओवरकम हो पाए। उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और उसके अधिकतम वैल्यू को ही सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण का मतलब क्या है, जब हम लोगों ने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते गए, हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से हम लोग बढ़ाते गए पी की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर जीरो से फ्रिक्शन हमारे पास बढ़ता गया एफ तक, और एफ में आते आते ये हमारे पास जब P की वैल्यू एक लिमिटिंग आ गई, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि P लिमिटिंग अगर हो गया तो फ्रिक्शन जो हो गया, फ्रिक्शन लिमिटिंग आ गया, PL और FL का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि अगर हम लोगों ने इसको और बढ़ाया, यानी P को हम और इंक्रीज करते गए, तो अब ये बॉडी हमारे पास क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। मोशन करते वक्त भी हमारे पास जो फोर्स काम करेगा अपोजिंग का, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। क्या कहते हैं उसको, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण का जो मान है हमारे पास, वो भी हमारे पास गतिक घर्षण, अब जब ये हमारे पास गति करने लगता है तो थोड़े समय के बाद कुछ इसका जो वैल्यू आता है, जब ये नॉर्मल तरीके से हमारे पास गति करने लगता है, तो गति करते करते हमारे पास जो गति के दौरान हमारे पास घर्षण उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे
एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन तथा नॉर्मल रिएक्शन का भी जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं म्यू के। म्यू के बोले तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण गुणांक। क्या सर म्यू के और म्यू एस में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जब वह स्थिर अवस्था में अधिकतम बल का सामना कर रहा हो, अर्थात हमारे पास जस्ट इंपेंडिंग मोशन होने वाला है, मोशन जस्ट शुरू होने वाला है, उस वक्त का जो हमारे पास फ्रिक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी गति कर रहा होता है, जब पिंड क्या कर रहा होता है? गति कर रहा होता है, उस वक्त जो घर्षण बल तथा नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया। क्या सर ये दोनों हमारे पास वैल्यू में भी अंतर होते हैं? बिल्कुल अंतर होते हैं। म्यू एस का वैल्यू म्यू के से हमारे पास क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। म्यू एस का जो वैल्यू है म्यू के से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने पहले ये देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन? जब कोई बॉडी, जब कोई पिंड गति अवस्था में आ जाता है, उस वक्त जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण। और उस गतिक घर्षण में हमारे पास गतिक घर्षण बल तथा हमारे पास अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को ही कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से डिनोट करते हैं। म्यू के का वैल्यू जो होता है ऑलवेज म्यू एस से क्या होगा? हमारे पास छोटा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मोशन होना स्टार्ट हो चुका है, उस वक्त हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है एंड सो ऑन, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं। इसमें हमें जो भी गति कराने वाला बल होगा वह घर्षण बल से क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों को अगर शुरू से फोर्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो हमें पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को पार करना होगा, उसके बाद जो होगा गतिक घर्षण आएगा। यानी हमें अधिकतम, कभी भी अगर कहीं पर बोल दिया कि अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो अधिकतम के लिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है एफ L is equals to mu s into n. n is the normal reaction and F is the friction force। यहाँ पर जस्ट अभी मोशन स्टार्ट होने वाला है, ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग की बात अगर हम लोग कहते हैं तो FL PL लिख सकते हैं, ये FL लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने अगर इससे ज्यादा लोड दिया तब हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जो पिक्चर में आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? वो हमारे पास कहलाएगा कि अब मोशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे नो मोशन। यहां पर हमारे पास मोशन स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा एफ के काम करेगा और एफ के काम करेगा। यहाँ पे डब्ल्यू हमारे पास वेट है, यहाँ पे हमारे पास पी फोर्स लग रहा है और हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एन यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एफ के डिवाइडेड बाई एन अगर हम लोग कहेंगे तो ये क्या आ जाएगा? म्यू के, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ गतिक घर्षण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये है हमारे पास गति कराने वाला बल और इसी पर आधारित एक कुछ प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ। अगर हम लोग ये कहें कि एक एक्सिस पर हम लोग लगाया गया बल अगर हम लोग आरोपित करें और इस पे हम लोग घर्षण बल, इस पे हम लोग घर्षण बल को लेकर के चलें, ये हमारे पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स वाई एक्सिस पे, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमने कह दिया कि अप्लाइड लोड। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि जो वैल्यू है लोड का अगर हमारे पास यहां तक है, इस अवस्था में है, हम लोग जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे P1 P2 P3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F1 F2 F3, और ये तीनों हमारे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं हमारे पास P और ये F,
एक 45 अंश, मतलब हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन में उतना ही अपोज आएगा जितना हम उसको मोशन कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यानी बॉडी यहां पर पूरा का पूरा हमारे पास रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये किसमें है, रेस्ट में रहेगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पर बॉडी जस्ट ट्राई टू मोशन होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं इसको, सीमांत घर्षण। अब देखिए ये सीमांत घर्षण है। अब जैसे ही बॉडी हमारे पास मोशन में आएगा तो उसका जो वैल्यू है कुछ समय के बाद थोड़ा कम हो जाता है, हमेशा कम नहीं होता रहेगा, बहुत समय के बाद थोड़ा सा ये चेंजेस आएगा। हालांकि वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है, लेकिन बहुत अगर हम लोग हाई लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे कि बहुत ज्यादा अगर चेंजेस आएगा तो स्मॉल स्लाइट सा चेंज आता है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रेट लाइन ही होता है हमारे पास। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या जो गतिक घर्षण है उसके पिंड के गति पर निर्भर करता है, पदार्थ या फिर जो भी हमारे पास मोशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो कितना भी वेलोसिटी करे, कितना भी एक्सेलरेशन है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता है। अब ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब इंपेंडिंग मोशन, मतलब जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है, उसके बावजूद भी देखिए अब अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, थोड़ा सा वैल्यू घट गया है, और घटने के बाद हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इसका भी वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट रहता है, ये बहुत ज्यादा लेवल पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, ये लगभग स्ट्रेट रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गतिक घर्षण। ठीक है, तो ये लोड आप लोग, ये डायग्राम आप लोगों को याद रखना है और आप इजीली देख सकते हैं इससे। ये यहां से यहां तक हमारे पास रेस्ट में है, और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, रियल मोशन, यानी मोशन स्टार्ट हो चुका है। और मोशन के दौरान जो घर्षण होता है उसको हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण। सिंपल सी बात है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग देखेंगे अभी हम लोग, मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सॉल्व कराऊं कि ये गतिक घर्षण क्या होता है और किस तरीके से हमारे पास लगेगा। अब अगर हम लोग ये कहें, मान लिया जाए कि कोई हमारे पास बॉडी है, कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। अगर मान लिया जाए कि इसका वेट है हमारे पास 100 न्यूटन और यहाँ पे 200 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में बॉडी और ब्लॉक और ये जो वॉल है, इनके बीच में हमारे पास दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। म्यू एस इज इक्वल टू 0.25 और म्यू के इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 0.220। तो हमारे पास ये कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में घर्षण बल कितना लग रहा है इस सिचुएशन पे एट दैट इंस्टेंट। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो बल होगा ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाला होगा, और ये बल जो होगा 100 न्यूटन, ये हमारे पास क्या कराने वाला होगा, गति कराने वाला बल होगा, और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अभी हमें कुछ भी नहीं जानकारी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो निकालेंगे सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण निकालेंगे, सीमांत घर्षण। तो सीमांत यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए n, और ये है हमारे पास 200, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 200 न्यूटन। हम लोग कैसे निकालेंगे, समेशन fx इज इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। y डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे fy, तो fy डायरेक्शन में हमें निकालने के लिए तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का अधिकतम मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि ये फ्रिक्शन होगा, हम तो सीमांत घर्षण की वैल्यू निकाल रहे हैं। सीमांत घर्षण की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस कितना है 0.25 इंटू में हमारे पास एन कितना है 200, तो 200 का मतलब कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। यानी सीमांत अधिकतम जो घर्षण है वो कितना है हमारे पास 50 न्यूटन। क्या है भाई 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का हमारे पास बल है, और वो घर्षण बल अधिकतम सीमा है। लेकिन इसको गति कराने के लिए कितना हो रहा है हमारे पास 100 न्यूटन, कितना, सॉरी, ठीक है, तो ये 100 न्यूटन का है। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास सीमांत
घर्षण से क्या है, ज्यादा है। तो अब यहां पर हम लोग अगर 50 न्यूटन लगा भी देते हैं तो ये 50 न्यूटन की वजह से इसका जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से गति करेगा, यानी गति करेगा तो कौन सा घर्षण होगा, गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण के लिए हम लोग, यानी हमारे पास घर्षण का मान ये नहीं होगा, ये तो हमारे पास रोक भी नहीं पा रहा है। अब रोक नहीं पा रहा है तो गति होगा, और गति होगा तो हमारे पास जो आएगा म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना है 0.2 इंटू 200, यानी कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। और इस सिचुएशन में गतिक घर्षण काम कर रहा होगा, और गतिक घर्षण का मान जो आएगा वो 40 न्यूटन होगा। कितना होगा भाई, 40 न्यूटन होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के पास जो अब ऑप्शन आएगा इसके, तो 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, उसमें 40 भी दिया होगा, इसमें 50 भी दिया होगा। आप लोग जो 100 इंटू एन कर देंगे, मतलब 100 इंटू 0.25 भी दिया, 25 भी दिया होगा और 20 भी दिया होगा। तो ये गति कराने वाला बल है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला बल है, और यहां पर घर्षण बल काम कर रहा होगा। कृपया आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको रिपीट करके देखिए। और ये फ्रिक्शन में मैं ये जानता हूं उसके डायरेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कैलकुलेशन की वजह से कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज न होइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें सबसे पहले, चाहे कोई भी हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो, कहीं पर भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम लोग कौन सा निकालते हैं, सीमांत घर्षण। कौन सा निकालेंगे हम लोग, सीमांत घर्षण। इस सीमांत घर्षण से हम लोग कंपैरिजन करेंगे उस बल का जो इसको गति कराने वाला हो। हम लोग सबसे पहले घर्षण बल को, सीमांत घर्षण बल को हम लोग जो गति कराने वाला, अब देखिए ये तो इसको प्रेस करके रखा है ना, ये इसको नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, ये इसको नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो भाई हमने कह दिया कि जो रोकने वाला अधिकतम बल है, मतलब जिसके भरोसे हम इतना उछल रहे थे, वो केवल 50 न्यूटन है, और गति कराने वाला बल 100 न्यूटन का है। तो 50 न्यूटन इसको 100 न्यूटन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ लागू हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, और हमारे पास बॉडी क्या कर जाएगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो मोशन करना स्टार्ट करेगा तो सीमांत नहीं लगेगा। अभी आप लोगों ने डायग्राम देखा था, कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारे पास हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है सर कभी। तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रखेंगे और रख करके हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एकदम आंसर आ गया, और यही हमारे पास आंसर होगा, और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रिक्शन हम लोग स्क्रू जैक में भी पढ़ते हैं, हम लोग फ्रिक्शन को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भी पढ़ना पड़ता है, हम लोग को टरबाइंस में भी पढ़ने पड़ते हैं, हम लोग जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं वहां पर पिन का भी फ्रिक्शन घर्षण हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हम लोग जब रैंकाइन साइकिल वगैरह पढ़ते हैं तब भी हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना पड़ता है। फ्रिक्शन फोर्स, देखिए मैं आपको बता चुका हूं, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज में चेंज हो रहा होगा, उसके वेलोसिटी में या कहीं पर भी उसमें चेंज होने का काम कर रहा होगा, वहां पर कांटेक्ट में अगर मोशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होगा। और कोई भी सरफेस आइडियल नहीं है, और आइडियल नहीं है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। फ्रिक्शन फोर्स अगर डेवलप होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, और हमारे लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। यानी फ्रिक्शन हमारे पास एक अच्छा भी है और उसका बुरा इफेक्ट भी है। बात समझ गए? तो हमारे पास अच्छा इफेक्ट क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, हम बेल्ट से पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाते, एक बेल्ट से दूसरे, मतलब एक पुली से दूसरे पुली पे जो बेल्ट से पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें फ्रिक्शन ही इन्वॉल्व होता है। हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग बोल नहीं पाते, हम लोग लिख नहीं पाते एंड सो ऑन। लेकिन फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो किसी भी, मतलब जनरली मैक्सिमम लॉसेस नहीं होते। मैक्सिमम लॉसेस नहीं होते का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का अगर घर्षण नहीं होता, अगर हम साइकिल चला करके छोड़ देते तो साइकिल हमारे पास स्ट्रेट रोड पर चलता चला जाता, और अगर वो नहीं भी जाता, अगर हम लोग उसको हाइट पे अगर छोड़ भी दिया है तो वापस आकर के हमारे पास सिंपली हमारे पास उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता। तो दोनों हमारे पास फैक्टर्स हैं घर्षण के, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक, चलिए, तो ये घर्षण हो गया, ये विरोध हो गया, और हम लोगों ने इसको देख लिया। स्टैटिक घर्षण, इंपेंडिंग मोशन में जब हमारे पास मोशन स्टार्ट हो जाएगा, रियल मोशन आएगा तो हमारे पास स्टैटिक। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग को समझना है। चलिए, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए भाई, अगर हम लोग ये कहें कि फ्रिक्शन फोर्स लग कहाँ रहा है, ये है हमारे पास भाई, ये है हमारे पास सरफेस, और यहां पे हम लोगों ने दिया है फोर्स,
ये हम लोग लगा दिया है फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो काम किया इनके कॉन्टेक्ट सरफेस पर स्पर्शीय रूप से कॉन्टेक्ट, यानी हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ऑलवेज टेंजेंशियल टू द, टेंजेंशियल माने स्पर्शीय रूप से, मतलब हमेशा कभी भी फ्रिक्शन होगा, मान लिया जाए जैसे अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा हमारे पास इसके सतह पे काम कर रहा है, चाहे हम लोग कितना भी हम लोग वो कर लें। अब देखो हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको इस तरीके से किसी भी तरीके से इसको मरोड़ने की कोशिश करें, जहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो एक सरफेस पर ही काम कर रहा है, मतलब हमारे पास किसी भी तरीके से वो सरफेस फोर्स ही होगा जहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस के उस पर काम कर रहा है, सतह पर काम कर रहा है, ठीक है। यानी एंड इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है भाई, रिलेटिव मोशन। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अपने हाथ को इस बोर्ड पे ऐसे अगर रब करूं, मैं अपने हाथ को इस बोर्ड पे रब करूं तो मेरे हाथ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, और बोर्ड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा। वैसे भी हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कह दिया कि अगर हम लोग फ्रिक्शन अपने हाथ को देख रहे हैं तो इसका एक्शन, अगर हमारे पास वॉल का एक्शन जो हो गया ऊपर की तरफ, तो हमारे हाथ का जो रिएक्शन होगा इसके ऊपर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम, तो हमारे पास कभी भी अकेले नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम लोग कहें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करने वाला, इसको कह सकते हैं लेजी फोर्स है। कैसा फोर्स है, लेजी फोर्स। अगर 2 न्यूटन का लगाए हैं और वो लिमिटिंग नहीं है तो 2 न्यूटन ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर 5 न्यूटन का लगाया है और वो सीमांत घर्षण नहीं है तो 5 न्यूटन ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लग सकता है, मतलब घर्षण बल अपने आप काम नहीं कर सकता, ठीक। तो हम लोग ये कहेंगे कि हम सेल्फ एडजस्टिंग है टू द अप्लाइड फोर्स टिल द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखिए सीमांत घर्षण तक नहीं आएगा। एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द बॉडी हैव इंपेंडिंग मोशन, अगर सीमांत घर्षण तक पहुंच गया तो बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाली होगी, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हम लोग एफ मैक्स की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये तो डेफिनेशन में ही था। अगर हम लोग ये कहें कि एफ एल इज इक्वल टू जो है हमारे पास एफ एल इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू जो हम लोग पास था भाई, एफ एल इज इक्वल टू एफ मैक्स, और एफ मैक्स इज इक्वल टू एन म्यू एस इंटू एन। तो हमारे पास जो ये एफ एल जो है म्यू एस इंटू एन के इक्वल है, तो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के, और ये डेफिनेशन से ही आया था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं चौथा, फॉर द बॉडी इन मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा मान, देखिए भाई इसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी हम लोगों ने ये कहा था, अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था, यहां से जा करके ये इस तरीके से हो जाता है, इसको हम लोग कहें काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम लोग कहेंगे, और ये हमारे पास, लेकिन ये अगर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन और यहाँ पर देखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम है, और यहाँ पर काइनेटिक। स्टैटिक कहने का मतलब है हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, मैक्सिमम स्टैटिक, यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फोर्स यहां पर हम लोगों ने क्लियरली ये यहां पर किया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, कहीं कहीं पर दे देता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे देता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, कह नहीं सकते। लेकिन नहीं भाई, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है 0 से लेकर के सीमांत घर्षण तक कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि काइनेटिक से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। स्टैटिक का मतलब वो कहना ये चाहता है कि स्टैटिक का अधिकतम मान, लिमिटिंग, अगर उसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं लिमिटिंग और स्टैटिक, तो हम लोग लिमिटिंग के बारे में ही सोचेंगे, स्टैटिक के बारे में नहीं सोचेंगे। और स्टैटिक ही केवल अगर दिया है तो उसका कहने का मतलब यही है कि वो हमारे पास अधिकतम बल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अधिकतम बल की बात कर रहा है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातचीत कर रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो हम लोग ये कहेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के, नॉर्मल रिएक्शन के। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है गतिक घर्षण गुणांक, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस, देखिए रफनेस पर, जितना ज्यादा खुरदरा सतह होगा उतना ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितना पॉलिश्ड अगर हम लोग करेंगे वो हमारे पास क्या होगा,
उसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाएगा। एक नोट करके पॉइंट इसमें आप लोग नोट भी करेंगे, समझेंगे भी, अगर बहुत चिकना सतह अगर बना दिया जाए, मतलब दोनों जाके एकदम चिपक जाएंगे, शीशे के ऊपर शीशा, अगर फ्लैट शीशा है उसके ऊपर अगर शीशा हो, उसको उठाना हो तो हम लोग नहीं उठा पाएंगे, उसको स्लाइड करवाना ना हो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एकदम ऐसा लगेगा कि उनकी बॉन्डिंग बैठ गई है एकदम पूरा। अगर पॉलिश्ड हो और एक ही टाइप का सरफेस हो, तो जब तक ये कहे अगर कोई सुपर पॉलिश्ड सरफेस है तो वहां पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इवन 1 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को कभी सुना होगा कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है लेस देन 1 होता है। लेकिन अगर सुपर स्मूथ सरफेसेस अगर हैं, हम लोगों ने अगर बनाए हुए हैं, तो उसमें कॉफिशिएंट, इसको मार्क करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जब तक वो ना कहे कि अत्यधिक पॉलिश्ड अगर कर दिया गया है, तो अगर वो कहे कि पॉलिश्ड सरफेस है तो कॉफिशिएंट घटेगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर अत्यधिक कह दे या वेरी हाईली पॉलिश्ड अगर वो कह दे, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा, तो वहां पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड मटेरियल ऑफ द कॉन्टेक्ट, जिस मटेरियल का बना होगा उसका बनेगा, उसी पर डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ, ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए भैया, इस पे बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का क्या कहना होता है, बहुत लोगों का यही कहना होता है कि एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा। सर ज्यादा एरिया पर अगर काम करेगा तो ज्यादा एरिया पर होना चाहिए ना, अगर कम एरिया पर होगा मतलब सेम वेट W है, सेम वेट W है, तो देखिए इसमें एरिया का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर चुके हैं उसको। किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? पॉइंट लोड में। तो फ्रेंड्स, अगर पॉइंट लोड में अगर हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं तो एक पॉइंट पे लगता है तो हम लोग को लगता है कि नहीं ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कभी भी वो पॉइंट लोड में नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में होता है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा, अगर एरिया पे भार फैला होगा, उतना ज्यादा हमारे पास पर यूनिट पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर एरिया बढ़ाएंगे तो पर यूनिट का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ईच एंड एवरी कण का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर वो घट जाएगा तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे पास अनचेंज्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया अगर बढ़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास पर यूनिट लेंथ पर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। यानी वो एरिया पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को समझ चुके हैं। यानी प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट, does not depends upon independent of the area of the contact। बात समझ गए? एरिया ऑफ कांटेक्ट को अगर हम लोग कम करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम लोग अगर उसको घटा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होना चाहिए था कि सर नहीं एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया वो नॉर्मल रिएक्शन से वो क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड को अगर हम लोगों ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया तो उससे एरिया का कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए जो होता है हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी एक ये टर्म भी यूज किया था, एक आप लोगों के लिए ये वर्ड हमने यूज किया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब अगर जब वो वेलोसिटी कर रहा है, स्पीड है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक में तो गति करेगा ही नहीं, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, स्पीड पर निर्भर नहीं करता। Coefficient of static friction mu s is always greater than that of the coefficient of डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू हमारे पास हमेशा लेस होगा। यानी म्यू एस, ये तो हम लोग अभी पढ़े थे, म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है इसमें हमारे पास यही होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, लेकिन मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और यही इसका मेन रीजन है, और आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक, बाकी अब अगर हम लोग ये कहें कि इस पर हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चन देख सकते हैं। म्यू एस, यहां पर एक और म्यू एस हो या म्यू के हो, ये जो हमारे पास होते हैं यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होते, नो यूनिट।
मतलब यूनिट, नो यूनिट लिखेंगे हमारे पास लेस नहीं लिखना पड़ेगा, यूनिट लेस होते हैं मतलब इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये सेम फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है। ठीक, चलिए आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ और भी चीजों को दिखाऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट, शेप ऑफ द सरफेस, स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस। एरिया पर नहीं करता है, शेप ऑफ द सरफेस नहीं करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस नहीं करता है, नेचर ऑफ द सरफेस पे करता है। किस तरीके का हमारे पास सरफेस है, खुरदरा है, पॉलिश्ड है, वेट है, नहीं मतलब गीला है कि सूखा है, एंड सो ऑन, इन सब चीजों पर हमारे पास डिपेंड करेगा। यानी जो हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने बताया था mm, रेडियन, नन, न्यूटन, मतलब कोई भी हमारे पास इसका यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चाहे हम लोग म्यू एस की बात करें और म्यू के की बात करें, तो इन दोनों का जो हमारे पास होता है फोर्स अपॉन फोर्स, ये इन दोनों का रेशियो होता है, बल अपॉन बल, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या होगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, कोई इसका मात्रक नहीं होता है। म्यू जो होता है मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। इससे पहले एक चीज हम लोगों को थोड़ा और देखना है, एक हम लोगों ने गतिक घर्षण की बातचीत की है। किसकी बात की थी? गतिक घर्षण की बात की थी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा गतिक घर्षण में एक रोलिंग फ्रिक्शन था, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, किसको कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग करने के लिए हमारे पास रोल होना जरूरी है, मतलब लुढ़कना जरूरी है, और लुढ़कने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका स्फेरिकल शेप होना बहुत जरूरी है, यानी कर्व शेप में अगर होगा तभी हमारे पास वो लुढ़क पाएगा, अदरवाइज लुढ़केगा नहीं। रोलिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग में अगर हमारे पास क्या होता है, प्योर रोलिंग को अगर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो ये एक चक्कर में इसका स्पीड इतना होना चाहिए कि ये एक चक्कर में केवल हमारे पास इसका अगर रेडियस r दिया है तो 2 पाई r डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाए, 2 पाई r अगर एक रिवॉल्यूशन में करता है, हमारे उससे अगर कम करता है तो भी हमारे पास स्लिपिंग होगी, उससे ज्यादा करता है तब भी स्लिपिंग होगी। तो स्लिप, विदाउट स्लिप अगर हो रहा है हमारे पास तो हमारे पास क्या कहलाएगा, रोलिंग। और रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आप लोग जब पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन, या फिर मैं भी अभी बताऊंगा आप लोगों को जब काइनेमेटिक्स, तो प्योर रोलिंग का जो मतलब होता है वहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। ठीक, संपर्क बिंदु पर मतलब वही जीरो क्या रहती है, जो दूसरे सरफेस का रहता है वही। अगर ये फिक्स्ड सरफेस पे रोल कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस पर उसका जो पॉइंट होगा, यानी व्हील अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है तो उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है जो रोड से, अगर वो प्योर रोलिंग कर रही है, अगर कहीं से भी कोई वो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का, टायर का और इन दोनों का हमारे पास जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। कुछ लोगों को ये लगेगा बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है, लेकिन जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जब गतिक शुद्ध गति की विश्लेषण में हम लोग जब रोलिंग मोशन देखेंगे तो मैं इसको प्रूफ करूंगा और मैं आपको फील कराऊंगा कि एक्चुअल में ये कैसे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होता है और उसका क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आइए, तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मैंने ये कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी रोल करेगा, और रोल करने के लिए हमारे पास हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई बॉडी स्फेरिकल होगा, और स्फेरिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा r। रेडियस को हम लोग स्मॉल r से मान लेते हैं, अभी कैपिटल R वो जो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन वाले में हम लोगों ने किया था उसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। इसको हम लोगों ने कह दिया कि रेडियस r है और ये रोलिंग कर रहा है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम लोग कहें कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। नाउ तो हम लोग एफ आर की बात कहेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन आर होगा, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस त्रिज्या है भाई, रेडियस लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, तो यहां पे जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन अपॉन आर। ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आता है। बहुत रोचक तथ्य हम लोग पास यहां पर आएंगे, इस चीज को आप समझ लेंगे, इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द, अगर हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कोफिशिएंट आएगा जिसको कहेंगे रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू आर। म्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? एफ आर रोलिंग इनटू में आर डिवाइडेड बाई एन। अब देखिए दोस्तों, यहां तक अगर समझ गए हैं तो हम लोग ये देखेंगे इसका यूनिट क्या होगा म्यू आर का। तो म्यू आर जो है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया भाई? हम लोगों ने ये कह दिया कि जो म्यू आर आया है वो हमारे पास कितना होता है? एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन इनटू रेडियस आर अपॉन में न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास क्या हो गया? एम। एम मतलब मीटर, यानी हमारे पास जो म्यू आर का यूनिट है वो किस में हमारे पास होता है? मीटर में, और इसका डायमेंशन जो होगा एल होगा। यानी रोलिंग घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन नहीं होता। रोलिंग घर्षण गुणांक मात्रकहीन तथा विमाहीन नहीं होता। ये क्या होता है भाई हमारे पास? इसका मात्रक होता है मीटर और डायमेंशन जो होता है हमारे पास विमीय सूत्र जो होता है वो एल होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यानी अगर हम लोग ये कहें कि अगर कोई बड़ा रेडियस है, सेम मतलब एक हम लोग ये कहें कि एक सॉलिड स्फीयर है और सेम वेट का एक हॉलो स्फीयर है, दोनों को अगर रोल कराया जाए तो किस पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? जिसका रेडियस ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो उतना ही है क्योंकि वेट बराबर है, तो जिसका अगर दोनों के लिए सेम कंडीशन है तो किस पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? किस पर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है छोटे वाले पर क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वो रेडियस के क्या है हमारे पास? इनवर्सली रेडियस जिसका कम होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि म्यू आर और एन दोनों इस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसी मटेरियल का एक हॉलो स्फीयर है जो कि सेम मटेरियल सेम वेट का है और सेम सरफेसेस पे दोनों रखे गए हैं और लुढ़काया जाए, उनको रोलिंग कराया जाए, तो सबसे ज्यादा जो रोलिंग हमारे पास आएगा, जो सबसे ज्यादा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, वो किस पर काम करेगा? हमारे पास जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट होगा उस पर हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और जो बड़ा होगा हमारे पास क्या करेगा? उस पर कम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये भाई ध्यान रखने वाली बात है। और आप लोग जब रोलिंग्स पढ़ते होंगे, आप लोगों को याद हो, अगर हम लोग ये कहें ज्यादा टॉर्क अगर प्रोड्यूस करना है तो जब हम लोग रोलिंग ऑपरेशन करते हैं जहां पे हमारे पास प्रोडक्शन में, तो हम लोग ये क्लस्टर व्हील वाला अगर हम लोग नहीं देखते हैं जिसमें हमारे पास एक मटेरियल को इतने हाई स्पीड पर हम लोग ले देते हैं। आइए इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो उसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे पास कोई मटेरियल है और यहाँ पर ले जाना है, तो इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर क्लस्टर फॉर्मेट में करते हैं, ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? छोटा छोटा बना देते हैं, पतला, और इसको बड़े बड़े सपोर्ट्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। बड़े बड़े क्या कर देते हैं? सपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर लेस रेडियस का, कि जिससे फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरोपित हो पाए, क्योंकि अगर रेडियस कम होगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए साइकिल तो छोटी सी है, और साइकिल छोटी सी है, बहुत कम हमारे पास इफर्ट लगा करके उस पर काम करना है। तो अगर जनरली देखा जाए कार के टायर में और साइकिल के टायर में, साइकिल का टायर बड़ा होता है। अरे भाई, अगर हम लोग साइकिल में टायर ही तो है और टायर को हम छोटा बना देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता, हमारे लिए तो बहुत कॉम्पैक्ट में आ जाता, इसमें तो कोई इंजन भी नहीं लगाना है,
कोई पेट्रोल भी नहीं जा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा बैठाना भी नहीं, तो इतना छोटा सा दो व्हील लगा करके हम लोग वो कर देते, साइकिल बना देते। हम बड़ा भी बना देते लेकिन उसमें व्हील छोटे छोटे रख देते, जिससे हमारा मटेरियल कम हो जाता और हमें कम पैसे में मिल जाता। लेकिन ऐसा करने से उसमें टॉर्क हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जो साइकिल्स बनते हैं उनके जनरली हमारे पास जो टायर्स हैं वो क्या बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। बात समझ गए? कोई समस्या है भाई? तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं कि इनका क्या प्रैक्टिकल उपयोग है और किस तरीके से हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काम करता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप लोगों के मन में तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस आप लोग जब हम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आएगा, जब हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं पिछली क्लासेस की तरह, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने अब 3 तरीके के जो हमारे पास फ्रिक्शन थे, स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक या काइनेटिक या डायनेमिक दोनों एक ही कहते हैं। इसमें हम लोगों ने 2 स्लाइडिंग और दूसरा हम लोग ये कहें कि रोलिंग, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो लिमिटिंग और स्लाइडिंग के केस में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस आते हैं, ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मात्रकहीन, बीमाहीन होते हैं। और हमारे पास इसका जो होता है मात्रक होता है रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी रोलिंग गति घर्षण गुणांक जो है वो हमारे पास उसका मात्रक मीटर होता है। और ये मात्रकहीन राशि नहीं है, बीमाहीन राशि नहीं है। लेकिन अगर कभी भी ये पूछे कि घर्षण गुणांक कैसा राशि है, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया हो, लिमिटिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, कुछ भी, तो हम लोग हमेशा उसको मान करके चलेंगे कि स्लाइडिंग या लिमिटिंग की बात कर रहा है, रोलिंग की बात नहीं कर रहा है, और उसको मात्रकहीन तथा बीमाहीन बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें तो ये बोल नहीं रहा है ना कि रोलिंग है या हमारे पास स्टैटिक है या काइनेटिक है, नहीं, हम लोग पास अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये अंडरस्टूड है कि आप म्यू एस या म्यू के की बात कर रहा है ना। इसीलिए इसको डिस्कस भी किया आप लोगों के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से हम लोग व्हील को छोटा बड़ा कहां पर हम लोग रख सकते हैं, और कौन सा बॉडी का हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आएगा, कम आएगा, किस तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, जनरली जब हम लोग आपने फिजिक्स अगर पढ़ा हो तो रोलिंग मोशन में आप लोगों को समस्या रहती है। रोलिंग में इसी तरीके से अगर हम लोग रोलिंग के मोशन को पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग का काइनेमेटिक्स चैप्टर आएगा, उस वाले चैप्टर में मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा और अच्छे से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कृपया आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें और पीछे जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसको। अब हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं घर्षण कोण क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है। घर्षण गुणांक, अगर हम लोग ये कहें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन माने घर्षण कोण, कौन सा कोण भाई, घर्षण कोण। तो घर्षण कोण हमारे पास किस तरीके से काम करता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की ही बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है आप जानते हैं, एक बात बताइए, अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहां पर, और इस तरीके से किए हैं, इसका वेट हमें दिया है, सपोज दैट W वेट दिया है, तो यहां पर हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन N डेवलप होगा, हमने ले लिया भाई, और ये जस्ट मोशन करने वाला होगा, तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कृपया आप लोग पूछेंगे। तो हम लोग का जब लाइव क्लासेस भी चलेगा, जब आप लोग क्लासरूम में भी आएंगे, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन फोर्सेस के बारे में हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, थोड़ा शुरुआत का चैप्टर्स थे जिसमें हम लोगों ने फोर्सेस को डिस्कशन किया, और फोर्सेस को लगभग ऐसा लगता है कि सब लोग जानते हैं और उसका नाम इतनी बार सुने हैं, लेकिन उसको डिटेल में उसको फील करने के लिए चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो हम लोग को थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसके टाइप्स के बारे में जानना है, ये करना है। क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे मैकेनिक्स के, सोम के। आप लोग ने अगर फील किया हो कि डिप्लोमा में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मैकेनिक्स के जब क्वेश्चंस आते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आते थे, तो हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते थे।
क्योंकि हमें ये लगता है कि फोर्स ही तो है, मास ही तो है, एरिया तो है, लेकिन उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है वो चीज हम लोग को समझना है। चलिए, तो हमने ये कह दिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन है। ये दोनों तो फोर्स ही है ना। दो तरीके के फोर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, एक अप्लाइड और एक नॉन अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब जो हम आरोपित करते हैं, नॉन अप्लाइड का मतलब जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार किस पर है, इस पर है कि हम इस फोर्स को कितना लगाएंगे तो होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। क्या मतलब है भाई, लगाएंगे तो होगा मतलब इसका वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सोन। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि ये हमने लगाया है, हमारा वैल्यू है। अगर हम ये कहें कि इसके लगाने के बाद, इसका डायरेक्शन फिक्स करने के बाद इसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें, तो ये चेंज नहीं होगा। अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, अब क्या सर नहीं, यहाँ पे पॉलिशिंग कर दें, ग्रीसिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, वो तो हम लोग ऑयलिंग करेंगे तो वो कितना चेंज होगा वो ऑयल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो भी चेंज नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा दूर की अगर कोई सोच ले रहा हो उसकी बात कर रहा हूं, अगर हम कोई और इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फोर्सेज में वेरिएशन को देखना है, जो कंडीशन दी हुई है उसी कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें। देखिए भाई, फिर से चीज को समझिए, फील करिए, बहुत अच्छा है। हमने ये कह दिया कि ये P फोर्स है, ये अप्लाइड है, इसका जो सेल्फ वेट है वो नॉन अप्लाइड है। सेल्फ वेट कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी अपने आप उत्पन्न हुआ है, ये तो रिएक्शन है ही। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम एक्शन पर कार्य कर सकते हैं, हम एक्शन को देख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन पर नहीं। अब कहेंगे सर ये रिएक्शन तो एक्शन की वजह से आया होगा, वेट की वजह से, तो ये वेट हमने यहां पर रखा है, तो जो ये वेट, इसके ऊपर जो लोड काम कर रहा होगा वो एक्शन कहलाएगा, और इसका रिएक्शन जो डेवलप हुआ है वो एन है। देखिए, कई सारे लोग अभी आज तक कंफ्यूज रहते हैं, बहुत समय से कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला वेट और ये वाला वेट, ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन एक ही बॉडी पे काम कर रहा है। भाई ये नहीं है, ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन जो होगा इसके ऊपर करेगा, और जहां कांटेक्ट में होगा वहां एक्शन हुआ होगा, डब्ल्यू। फिर से हमने ये कहा कि ये जो बॉडी अगर यहां पे रख दिया जाएगा तो वो एक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मैं यहां पर, मेरा जो वेट फ्लोर पे काम किया होगा वो फ्लोर पर एक्शन हुआ है। अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो अब फ्लोर पर वो एक्शन मेरा हट गया, उस पे मेरा कंट्रोल है, देखिए कंट्रोल है, लेकिन मेरा जो सेल्फ वेट है, अपने चाहने के बाद भी, मैं अपना हाथ काटूंगा नहीं भाई, तो सेल्फ वेट को हम लोग कम नहीं कर सकते। हाथ कटिंग कर दो, ऐसे कर दो, हम मास को अगर ना रिमूव करें तो हमारे पास सेल्फ वेट अगर हम लोग हटा भी दें और उससे जुड़ा हुआ रहेगा, अगर इसको कटिंग करके, तब भी हमारे पास सेल्फ वेट काम कर रहा है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमारा एक्शन क्या हुआ सर? देखिए, इस चीज को फिर से फील कीजिए, क्योंकि हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और मैंने ये बताया था ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और ये बहुत महत्वपूर्ण नियम, इसको फील करना, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। तो हमने ये कह दिया कि भाई अगर हम खड़े हैं तो हमारा एक्शन हो रहा है इस फ्लोर के ऊपर। अगर हमने ये, हम आगे बढ़ गए तो हमारा एक्शन चेंज हो गया, हम पीछे आए, हम दाएं गए, बाएं गए, तो हमारा जो फ्लोर पे एक्शन का जो सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो सेल्फ वेट पे है, चाहे हम कहीं पर भी जाएंगे, वो वेट हमारा उतना ही रहेगा, वो कंजर्व, मतलब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जो हमारे पास किसी भी बॉडी का वेट किसी दूसरे बॉडी पर, किसी भी बॉडी का वेट किसी दूसरे बॉडी पर अप्लाइड लोड है, और किसी बॉडी का खुद का वेट नॉन अप्लाइड है, उस पर कंट्रोल नहीं है, हम लोग उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। बात समझ गए? तो ये कुछ लोगों को मतलब कमेंट्स में आता है, पिछले सेक्शंस में जब हम लोग डाउट कर रहे थे तो उसमें किसी ने पूछा भी था एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग ये कहें कि इसमें ये जो लोड है W, ये नॉन अप्लाइड है, अप्लाइड नहीं है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर आप तो कहते हैं अलग अलग पिन पे काम करता है, ये तो एक ही पिन पर काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। बात समझ गए? यानी ये जो हमारे पास है, ये W जो एक्शन हुआ है, अगर इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, यहां पे कर देंगे, तो W यहां पर काम करने लगा, ये अप्लाइड लोड है।
ये क्या है? अप्लाइड लोड है। अब हम लोग ये कहें कि एवरी ये एक्शन मतलब ये हमारे पास इस बॉडी पर नॉन अप्लाइड फोर्स है, ये भी हमारे पास नॉन अप्लाइड फोर्स है, और ये जो मोशन करेगा तो इसमें हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स भी नॉन अप्लाइड है। क्या फ्रिक्शन फोर्स कैसे नॉन अप्लाइड हो गया? देखते हैं। क्या हम ये फोर्स लगाते हुए इसको चेंज कर सकते हैं? यही कंडीशन अगर दी हुई रहे, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यही सब सिचुएशन हो तो हमारे पास इसको अगर हमने यहां पर कर दिया तो इस फोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसको कांस्टेंट रखा जाए तो इसकी वैल्यू तो हम लोग यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, यहां ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वेट है, अब देखो ये इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो, इसको, अब वेट को हम ये नहीं कह सकते भैया तुम उठ के थोड़ा उधर चले जाओ, फर्स्ट पॉइंट से हट जाओ, वहां से नहीं लगो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा अगर नहीं कह सकते यानी इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास कांटेक्ट सरफेस पे ही लगेगा। कैसा यार थोड़ा ऊपर से नीचे लग जाओ, नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है, हमारा सपोर्ट करना है अभिलंब प्रतिक्रियाओं में, और हमेशा नॉर्मल से हम कभी झुक भी नहीं सकते। हमने एक बहुत बढ़िया यार, यानी हमारा एक ही साथी है, वो कौन है? पी, वो क्योंकि हमने उसको अप्लाई किया है और वो अप्लाइड लोड है, और अप्लाइड लोड हमारे नियंत्रण में है। ये सब क्या है हमारे पास? नॉन अप्लाइड है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं। अब हमने कहा कि अभी हम लोग पास जो नए दो फोर्स आए हैं, देखिए अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास वेट W है, और यहां पर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन N काम कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स F काम कर रहा है। ये देखिए किसी हद तक अगर लिमिटिंग कंडीशन काम कर रहा है तो किसी हद तक ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों नॉन अप्लाइड ही हैं। यानी अगर हम लोग केवल और केवल किसी बॉडी पर फोर्स काम कर रहा है, हमने कह दिया कि P वो जस्ट लिमिटिंग यानी जस्ट मोशन करने वाला है, मोशन की अवस्था में है, वो मतलब मोशन होने की अवस्था में है, मोशन हो नहीं रहा है, लिमिटिंग सीमांत मतलब जस्ट घर्षण गति स्टार्ट होने वाला हो, उस वक्त जो घर्षण काम करेगा वो क्या होगा? FL। क्या होगा भाई? FL। और लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहां पर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन N काम ही कर रहा है। ठीक है, यहां पे वेट W काम करेगा। अब हम लोग ये कहें कि केवल हम इसको और इन दोनों फोर्सेस को देखें। देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स F हो गया, FL, और ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। देखिए भाई दोनों फोर्स हैं, और दोनों फोर्स हैं तो दोनों वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे, और वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे तो इसको अगर हम यहां पर ले आकर के शिफ्ट कर दें, ये FL है, और यहां से अगर हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दें तो ये आएगा R। इस रिजल्टेंट का इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होगा उसको हमने कह दिया बीटा, और यही एंगल हमारे पास होता है घर्षण कोण। देखिए डेफिनेशन बनाते हैं इसको, कितना प्यारा सा डेफिनेशन बनेगा। सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी कौन है? सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाएगा वही कोण कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन make angle with the normal reaction is known as frictional angle of friction। क्या बोला जाएगा? angle of friction। फिर से हम लोगों ने कहा कि the resultant of limiting friction and normal reaction makes angle with the normal reaction is known as frictional angle। अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। मैंने इतना आप लोगों को समझाया, यानी हम लोगों ने ये कहा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये F और N का, ये हमारे पास जो रिजल्टेंट, इनफैक्ट ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं तक आएगा, और इसका वैल्यू जो होगा यहाँ FL पूरा ये हो जाएगा। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एंगल विल बी बीटा एंड दिस बीटा विल बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये रिजल्टेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फोर्स। रिजल्टेंट किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब घर्षण, सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगा वही कोण हमारे पास क्या कहलाएगा? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको और इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये रिजल्टेंट, ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग
वेक्टर के फॉर्मेट में किसी भी तरीके से एक वेक्टर को हम लोग उसके पैरेलली समांतरिक कहीं पर भी हम लोग स्थानांतरित कर दे सकते हैं, इसमें उसका कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अभी इस तरीके से कहा था, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को इधर हम लोगों ने कर दिया, इन दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन। और देखिए ये एंगल हम लोग को यहीं से देखना है, तो ये tan phi लिखा गया है, नाम में कुछ नहीं होता है, कहीं पर बीटा देखेंगे, कहीं पे फाई देखेंगे, कहीं पे अल्फा देखेंगे, हमें बस डेफिनेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? डेफिनेशन। तो ये बताइए हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। एंगल के सामने का भुजा क्या होता है? लंब। और एंगल के साथ हमारे पास जो भुजा होता है वो क्या होता है? आधार। और दूसरा वाला जो होता है जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे? tan phi इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू एस, और n होता है इंटू डिवाइड बाई n से n कट जाएगा, ये क्या हो गया? म्यू एस tan phi। तो phi इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। कोई समस्या? चलिए, तो हम लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में इंडिविजुअली आप लोगों को समझाया है। घर्षण कोण फिर से एक बार अगर मैं डिफाइन करूं, जो सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है वही कहलाता है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक का tan इनवर्स अगर हम लोग ले लें तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ रिपोज? रिपोज का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए अगर हम लोग ये कहें कि एक कोई बॉडी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है भाई? स्ट्रेट लाइन पे रखा है, तो ये कभी भी गति प्रारंभ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अगर कोई इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लग नहीं रहा है, एक हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और एक हमारे पास वेट है, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, कभी मोशन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें गति कराने वाला बल नहीं है जब तक कि कोई बाह्य बल काम ना करे। लेकिन हम लोग दूसरे ही पल अगर हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर कोई बॉडी है इस तरीके से इंक्लाइंडेड सरफेस पे रखा हुआ है, तो इंक्लाइंडेड सरफेस पे रखा हुआ है तो जो वेट काम करेगा वो W नीचे की तरफ करेगा। अगर इसका एंगल अल्फा मान लेते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने ये कह दिया कि ये n है, ये एंगल अल्फा होगा। मैं ये प्रूव कर चुका हूं, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी रखा है और इस बॉडी पर हम लोग एकदम सिंपल सी अगर ये बात करें, अभी हम लोग ये देखेंगे कि अल्फा कैसे होगा। ये अल्फा यहाँ पर है, ये हमारे पास अल्फा अगर होगा, ये W वेट है, ये इस पर 90 डिग्री का है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये भी अल्फा होगा। अब देखिए इस लोड का अगर हम लोग इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो W cos अल्फा होगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? W sin अल्फा। मैं एक बताया हूं कि जब भी हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो फोर्सेस को कट कर देंगे जिसका कंपोनेंट लेना है। अब देखिए यहां पर ये एक फोर्स आ गया वेट के कारण, भार के कारण, जो इसको गति कराने का कोशिश, क्या कराने का कोशिश करेगा? गति कराने का कोशिश। मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर क्षैतिज तल पर कोई भी अगर वस्तु रखा है तो वह गति नहीं करेगा या कोशिश भी नहीं करेगा अपने आप गति करने का। लेकिन अगर नत समतल पे अगर कोई बॉडी रखा है, कोई पिंड रखा है, तो वो हमारे पास गति कराने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसके वेट का जो साइन कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके सरफेस के समांतर काम करेगा और उसको गति कराने का कोशिश करेगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि साइन में अगर अल्फा का मान बढ़ेगा, यानी इसका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा, तो ये गति कराने वाला बल जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए भाई, डायरेक्ट हम लोग इस चीज को अभी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लें कि आखिर ये मैकेनिज्म है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। देखिए एकदम बेसिक पार्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन अभी तक जितना भी हम लोगों ने पोर्शन पढ़ा है वो लगभग थ्योरेटिकल था, और उसमें हमारे पास थ्योरेटिकली हम लोग काम करते हैं। हालांकि इनफैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए हैं और बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश। अभी अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन पे हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और बनते हैं। हमने ये कह दिया कि भाई अगर हमारे पास मान लिया जाए कि ये एंगल अल्फा है,
यहाँ पर हमने वेट रखा और वेट रखा तो ये W हमारे पास वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन N है और इसमें हमारे पास ये एंगल अल्फा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा W कॉस अल्फा और ये हो जाएगा W साइन अल्फा। अब यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर ये वेट नहीं काम कर रहा होता इसका कंपोनेंट तो फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता, हमने कह दिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स अगर लिमिटिंग अवस्था में है तो जैसे जैसे हम लोग लिमिटिंग अवस्था में नहीं है, जैसे जैसे इस बल का मान बढ़ेगा इसका मान घट रहा है। कैसे देखते हैं हम लोग, इस अल्फा का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो साइन, देखो साइन में अगर हम लोग बात करें, कॉस की अगर बात करें 0, 30, 45, 60, 90, तो हम लोग साइन 0 की वैल्यू जो 0 होती है 1/2 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 होगा और 1 होगा। और कॉस में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्यों लिखे हैं वैल्यू? क्योंकि कंपैरिजन करना है। अब देखिए थीटा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू बढ़ता हुआ जा रहा है और कॉस का वैल्यू क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ध्यान दीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हम लोग वैसे लास्ट में भी देखें 0 से 1 हो गया है तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है और ये 1 से 0 हो गया यानी वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात दोस्त अगर हम ये कहें कि अल्फा का वैल्यू बढ़ाएंगे, अल्फा का वैल्यू बढ़ाने का मतलब इसका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा। अगर इंक्लाइनेशन बढ़ेगा तो साइन अल्फा का मान बढ़ेगा यानी गति कराने वाले बल का मान बढ़ेगा। अब देखो कॉस का वैल्यू घटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा और नॉर्मल रिएक्शन घटेगा तो सीमांत जो घर्षण की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। यानी यहां पर फ्रिक्शन फोर्स घट रहा है और ये हमारे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है वैल्यू सीमांत वाले में। तो हमारे पास ऐसा कभी आएगा कि इसको जस्ट मोशन करने की सिचुएशन डेवलप होगी। क्या होगी? जस्ट गति करने की सिचुएशन डेवलप होगी ऐसे कोण पर, यानी इंक्लाइंडेड सरफेस का वह कोण जहां पर बॉडी जस्ट गति करने वाली हो, गति आरंभ करने वाली हो, उस एंगल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। नति कोण, नमन कोण नहीं, नति कोण कहते हैं। इनफैक्ट एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जो होगा हमारे पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करे। कौन सा फ्रिक्शन काम करे? लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करे। जस्ट बॉडी हमारे पास इंपेंडिंग हो मोशन के लिए तो हमारे पास ऐसे एंगल को ही इंक्लाइनेशन का हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मिनिमम ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी केप्ट विल जस्ट स्लाइड डाउन ऑन इट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी बल लगाए हुए, क्योंकि अपने आप को, तो हम लोग ये कहेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज है। क्या होगा भाई? एंगल ऑफ रिपोज। अब देखें एंगल ऑफ रिपोज में स्टैटिक कंडीशन, हम लोग अगर कह रहे हैं कि स्टैटिक में ही रहेगा, जस्ट स्टार्ट मोशन करने वाला होगा, इंपेंडिंग मोशन होगा। इंपेंडिंग का मतलब कि अभी मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट अभी इंपेंडिंग होने वाला है, मोशन होने वाला है। अगर हम लोग ये कहेंगे कि अल्फा का वैल्यू, यहाँ पे इसको थीटा लिख लेना चाहिए था या फिर जो भी है, ये अल्फा डैश जो है ये लेस देन है, अल्फा डैश इज लेस देन अल्फा। तो ये अल्फा डैश जो होगा अगर लेस देन है तो हमारे पास स्टैटिक कंडीशन में होगा, बॉडी मोशन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं अपने हाथ पर ये लिया हूँ कैलकुलेटर और इसको अपने हाथ को थोड़ा सा इंक्लाइंडेड किया हूँ, देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंडेड किया हूँ, ये बॉडी फिसल नहीं रही है, लेकिन एक ऐसा लेवल के बाद ये क्या होने लगता है? जस्ट फिसलने लगता है। तो जस्ट फिसलने के केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरे हाथ का कोण होगा यही कहलाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। इसके ऊपर कोई भी फोर्स हम लोगों ने नहीं लगाया था। अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो देखें इसमें जस्ट जब हमारे पास गति होने वाला होगा तो ये गति कराने वाला बल है और ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाला फोर्स है Fw cos थीटा। तो हम लोग कहेंगे कि W sin अल्फा इज इक्वल्स टू Fr, यानी Fr मैक्स, यानी हम लोग कह देंगे म्यू एस एन। तो W sin अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू W cos अल्फा नॉर्मल रिएक्शन। तो W जो हमारे पास होगा हम लोग कहेंगे W से W क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और W से W कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एस
और अभी हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने फ्रिक्शन एंगल पढ़ा था, म्यू एस को हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा या टेन फाई था वहां पे, तो टेन फाई यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया फाई, यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। डेफिनेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये इंक्लाइंडेड सरफेस का झुकाव कोण है और वो हमारे पास सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में, अभिलंब प्रतिक्रिया का जो परिणामी है अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का जो परिणामी है अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाएगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन जो किया गया वही बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर हम लोग कहें एफ एक्स हम लोगों ने जो माना है वो कौन सा एफ एक्स माना है, ये ध्यान दीजिए। हालांकि मैंने यहाँ पर डेरिवेशन कर दिया है, के बाद भी अगर हम लोग इसको जो सिस्टमेटिक फॉर्मेट है उसमें अगर हम लोग देखें तो इस वाले को हम लोगों ने क्या कह दिया, ये x मान लिया जाए और इसको हम लोग कह देते हैं y। हम लोग तो मतलब अपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्लेन के समांतर और ये प्लेन के लंबवत। तो अगर हम लोग ये कहें कि समांतर बलों को अगर हम लोगों ने x मान लिया है, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को निगेटिव, तो हमारे पास ये आएगा कंडीशन, यहाँ से हमारे पास आएगा w sin थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को देखो fy हम लोगों ने मान लिया है, किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर को। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इसको हमने कह दिया x है और ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, y है। तो हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर को लंबवत और प्लेन के समांतर को नॉर्मल कह दिया। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वैल्यू रखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाई, यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे कि कितना हमारे पास किस तरीके से वैल्यू हो सकता है। और मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये फ्रिक्शन का हम लोग का दूसरा लेक्चर है और अभी हम लोग जब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसके डिफरेंट वैल्यूज के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू क्लास।